गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। 1937 के प्रस्ताव को फॉलो करते हुए वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद को गाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली थी, जिसके बाद 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी। देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब उस ऐतिहासिक गलती को मोदी सरकार ने सुधार कर और पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मकता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने की कोशिश की, हमने सभी सरकारी फंक्शन में इसे पूरा गाने के निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना का कांग्रेस ने फैसला किया है। कांग्रेस का ये फैसला इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की निंदा करती है। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई। कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 ही पैरा गाने का फैसला किया है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू सांसद संजय झा ने कांग्रेस के रवैये और फैसले पर सवाल उठाया है और कहा कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वे मान रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस संविधान से ऊपर है? अगर पार्लियामेंट ने पास किया है सारे, तो बिल्कुल इसको मानना चाहिए सब। आप उसके ऊपर तो नहीं है। अगर कोई कानून है, सबको तो कानून के दायरे में रहना। इधर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया। वंदे मातरम का अपमान सिर्फ राष्ट्रगीत का अपमान नहीं है, बल्कि भारत के संविधान और वीर सपूतों की शहादत का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गई है, क्योंकि तुष्टीकरण के लिए ये लोग मुस्लिम लीग के दबाव में काम कर रहे हैं। ये लोग देश को तबाह करना चाहते हैं। भेड़िया ने खाल ओढ़ लिया शेर का। अब कांग्रेस रूपी भेड़िया का खाल उतर गया है।
15 अगस्त को ही उतर गया। और ये कब तक भारत का विरोध छुप छुप के करता रहेगा? 15 अगस्त को खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी का एक्टिंग देखे। कोई कह रहा था कुर्सी मंगा रहे हैं, कोई कह रहा था टेबल पंखा मंगा रहे हैं, और आज कल चेहरा बेनकाब हो गया। ये कांग्रेस का स्टेंजा का विरोध नहीं है, वंदे मातरम के 2 स्टेंजा गाने का सवाल नहीं है। ये भारत के उन वीर सपूत का अपमान है जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। ये भारत के संविधान का अपमान है, ये भारत का विरोध है। ये 1 मिनट 9 सेकेंड और 3 मिनट 9 सेकेंड का मामला नहीं है, ये सोच का है। ये गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है सोनिया गांधी का। और ये कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस हो गया। सच ही कहा, क्यों ना हो, जब प्रेम ही नहीं है। केवल कश्मीर में कांग्रेस लीग के साथ, केरल में कांग्रेस के साथ सरकार है मुस्लिम लीग के साथ। केवल वही नहीं, देश के अंदर भी अब ये भारत को तबाह और बर्बाद करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ प्लानिंग की। मोदी सरकार छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने के लिए एक नई और बड़े स्तर की पहल पर काम कर रही है। सरकार वन डे वन यूनिवर्सिटी नाम से एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री देश के किसी यूनिवर्सिटी का दौरा कर छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का मकसद छात्रों की समस्याओं, चिंताओं और सुझावों को सीधे सुनना होगा। मंत्री कैंपस में छात्रों के साथ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरकार की ये पहल ऐसे समय सामने आई है जब नीट पेपर लीक समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों की नाराजगी के बीच सरकार का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सतर्कता से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी पकड़ी गई है। सीआईएसएफ की रैंडम एक्स बीआईएस टीम ने व्यवहार संबंधी संदेह और सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर 2 यात्रियों की पहचान की। विस्तृत जांच के दौरान दोनों के सामान से कुल 67,53,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। दोनों यात्री गुवाहाटी होते हुए अगरतला जा रहे थे। बरामद नकदी और संबंधित दस्तावेज आयकर विभाग को सौंप दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तानी दूतावास पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। वीजा काउंटर और कुछ अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। बता दें कि कल इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर रफ्तार का नया रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच चिनाब ब्रिज पर पहली बार वंदे भारत ट्रेन करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। ये तस्वीरें भारतीय रेलवे की बढ़ती रफ्तार और जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी के नए अध्याय की गवाही दे रही हैं। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर लंबे नए ब्रॉड गेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ब्रिज पर वंदे भारत की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज बड़ी सौगात दी गई है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में 2,35,000 लाभार्थियों को आज गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मौके पर शामिल रहे। पिछले 2 साल में बिहार में 19 लाख लोगों को पक्का मकान मिल चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिल पाया था, जबकि पीएम मोदी ने सिर्फ 12 साल में बिहार के 50 लाख से ज्यादा लोगों को पक्का मकान दिया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार को साल 2026-27 के लिए 11,18,937 लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य तय किया गया है।
मैंने तो वो दिन देखा जब 1986 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ और वहां से लेकर 2014 तक याद कीजिए, इसी बिहार में 30 लाख लोगों को भी पक्का मकान नहीं मिला। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो बिहार में 14 से लेकर 26 तक आज तक का जो अलॉटमेंट है उसमें 50 लाख घर सिर्फ मोदी जी ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। हम लोगों ने 24-25 में 7,90,648 आवास बिहार के लिए स्वीकृत किए, कुल 9,488 करोड़ की राशि के। 25-26 में फिर 5,20,742 आवास 6,249 करोड़ रुपए की राशि के। और आज जैसा सम्राट चौधरी जी बता रहे थे, उनके हाथ में मैंने पत्र सौंपा है प्रधानमंत्री जी के आदेश से 11,18,937 आवास 13,427 करोड़ रुपए की राशि। ये मोदी सरकार 29,164 करोड़ रुपए की राशि के 24,30,327 मकान केवल 2 साल में बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया है। और कोई एहसान नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बिहार की जनता का हक है, ये बिहार की जनता का अधिकार है। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ उनकी बैठक होनी है। कर्तव्य भवन में ये बैठक होगी। डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। शनिवार को दिल्ली से सीएम वापस लौटेंगे। इंडो नेपाल हाई लेवल डैम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मिलने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रवाना होंगे और बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। आपको बता दें कि कल केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक होगी कर्तव्य भवन में और इस दौरान डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अब और भी मुखर हो गए हैं। उन्होंने 30 साल पुराने समझौते पर विचार करने की सलाह दी है क्योंकि इससे बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। संजय झा ने इस जल संधि को लेकर एक अखबार में कॉलम भी लिखा है जिसमें उन्होंने बिंदुवार इस डैम को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय झा ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और अब इस बराज को ही तोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस जल संधि को तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश को पानी दिया ही ना जाए, बांग्लादेश से पानी छीन लिया जाए, बल्कि बिहार की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से नए सिरे से समीक्षा कर नई व्यवस्था के तहत आगे बढ़ा जाए। फरक्का इशू, जो फरक्का में दोनों चीज, फरक्का में पहले बराज बना 1975 में, उससे जो प्रॉब्लम बिहार को हुआ, और जो फरक्का ट्रीटी, जो गंगा ट्रीटी जिसको कहिए, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ, वो ट्रीटी 30 साल से ये संधि है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर असेस करता है कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट होता है। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं, चाहे वो फ्लड हो चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग, बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी खत्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अविरलता जो गंगा की है, आप पटना में देखिए ना क्या हाल है गंगा, वो रुक जाती है, कोई मछली मिलता है, अब डॉल्फिन दिखाई पड़ता है। जितना बड़ा गाद का इशू है पूरा अपस्ट्रीम में, वो सब के सामने है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जब समय आ रहा है ट्रीटी खत्म होने का, तो निश्चित रूप से इसको रिन्यू नहीं होना चाहिए, जो हम लोग का डिमांड है, जेडीयू पार्टी का भी डिमांड है ये। और जो सेकेंड चीज है कि अगर कुछ बात बिहार के वाटर इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो, तो ये एक चीज।
कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि BBOSE के उप निदेशक पर दबिश दी गई है। अजय कुमार सिंह के ठिकाने पर रेड की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप है इन पर। आय से लगभग 90% अधिक संपत्ति का आरोप है। अजय के 3 ठिकानों पर इस आरोप में छापेमारी की जा रही है और पटना के राजीव नगर और मीठापुर में छापेमारी की गई है ईओयू की, जबकि बेगूसराय में भी पैतृक आवास पर ईओयू की टीम दबिश दे रही है। तेजस्वी यादव ने कल छात्रों के मुद्दे पर लोक भवन मार्च किया था, जिस पर खूब सियासत हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के मार्च को पूरी तरह से फेल बता दिया और कहा कि उनके विधायक भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी इसी तरह पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो पहले भी बोला कि वो नॉन इशू को इशू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जो इशू सेटल्ड हो गया और उसमें वो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखे तो कंप्लीट फेल था। कितने लोग थे पटना में, तो बिल्कुल शांति थी। तो उसमें हमको लगता है कि जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जो उनका पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने का तरीका है। मधुबनी में 19 साल के रोशन यादव की हत्या मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जेल में ही निर्दोष की हत्या कर दी गई। रोशन यादव को जबरन उठाकर पुलिस ले गई थी। परिवार के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। परिवार से हम लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय मिले, जो भी अधिकारी होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। लड़का था, उसकी जो है निर्मम हत्या जो है जेल में कर दी गई। जबरन जो है उठा के कई दिनों तक जो है पुलिस ने छुपा के रखा बिना परिजनों को बताए हुए। तो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी और सभी लोगों का था कि उस परिवार से हम लोग जो है मिले और जो अन्याय जो हुआ है उस परिवार के साथ आज हम उन के परिवार के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और सारी बात की जानकारी लेकर के जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे ताकि जो है लोगों को न्याय मिल पाए। लेकिन लगातार हम आपको पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को जो है पुलिस। और देखिए, इस बीच कटिहार से बड़ी खबर आ रही है। 2 महिला पर हथियार से हमला किया गया है। बहरसाल दियारा में हमला किया गया है। महिलाओं पर हमले में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। अस्पताल में जो घायल महिला है उसका इलाज किया जा रहा है। दुष्कर्म की भी आशंका इस मामले में जताई जा रही है। दुष्कर्म की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शाम को खबर मिला है 5 बजे कि वहाँ पे 2 लेडीज यहाँ तो मारा के गिरा हुआ रास्ता में गिरा हुआ है। तो हम लोग आया छूटने के लिए, 50-60-100 आदमी दौड़ के आया तो एक रास्ता में मिला है। तो उसको हाथ कटा हुआ है और कपड़ा लिपटा हुआ, उसको माथा में भी मारा है। तो ऐसे बोला तो बोला दूसरा कहाँ है, तो बोला वहीं परवल खेत पे होगा, ऐसे बोला है। तो हम लोग गया, ढूंढते ढूंढते थक गया तो देखते गंगा किनारे में ऐसे पड़ा हुआ है, नाक कान को छीना हुआ है और पूरा घायल है। तो दो महिला थी? हाँ, एक महिला हॉस्पिटल में भर्ती है मालदा में। अच्छा। हाँ। और दूसरा तो ये मर्डर हो गया, डेथ हो गया। हाँ। अगली खबर दानापुर से है, जहां सगुना मोड़ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 2 संदिग्ध अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 20,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस को जानकारी थी कि दोनों किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दोनों किस वारदात की तैयारी कर रहे थे और बरामद रकम कहां से आई है। पिता देवेंद्र राय, साकिन भैरवपुर, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली, एवं दूसरा आदित्य कुमार, पेशर गोरखनाथ, ये सदर थाना वैशाली को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वैशाली बिदुपुर का थाना कांड संख्या 181-20 आपराधिक इतिहास।
खबर दानापुर से है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी टॉप 10 अपराधी दंदन नट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दंदन लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ फुलवारी शरीफ समेत अन्य थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी पीरबहोर थाना क्षेत्र के कॉलेज रोड में घूम रहा है। फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत एक इनामी अपराधी है जिनका नाम है दंदन नट, पिता स्वर्गीय राजू नट, मोर बिहार रोड, झोपड़पट्टी थाना फुलवारी शरीफ। इनको सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें अन्य थाना पीरबहोर और बाकी लोग का भी सहयोग दिया गया है। बड़ी खबर बघा से है, जहां 2 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद आ गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्ची का गला दबाते हुए नजर आ रही है और इसके बाद बच्ची को मृत समझकर उसे गन्ने के खेत में फेंक देती है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो महिला कौन है? क्या वो बच्ची की मां है या फिर बच्ची से उसका कोई रिश्ता है? मासूम की हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये सवाल भी सबको कचोट रहा है। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि मासूम की हत्या क्यों की गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। और देखिए, बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई है। ताड़ी पीने के विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। बिरौनी में फुलवरिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां 15 साल के मोहम्मद दिलशाद की पीट कर हत्या कर दी गई है और ताड़ी पीने के विवाद में हत्या का मामला ये बताया जा रहा है। खबर आपको बगहा से बताते हैं, जहां वाल्मीकि नगर में हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए वन विभाग लगातार निगरानी और गश्त कर रहा है। बेड़िहारी बीट के रोहुआ टोला में ट्रेनिंग और पेट्रोलिंग के दौरान वन कर्मियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर वन जीवों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी। ग्रामीणों से अपील की गई है कि खेत या फिर गांव के आसपास किसी भी वन्य जीव की हलचल दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दे। वन विभाग की टीम ग्रामीणों को लगातार सतर्क रहने की सलाह भी दे रही है, ताकि बाघ की मौजूदगी के दौरान किसी तरह की घटना ना हो। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां बैरगनिया में करीब 5 करोड़ की लागत से बन रही बाईपास सड़क अब सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है और इसको लेकर के जमकर हंगामा भी किया गया। लोगों का कहना है कि करीब 1 साल पहले शुरू हुआ निर्माण अब तक 10% भी पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में निर्माण की धीमी रफ्तार के साथ गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हंगामे की जानकारी पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। लोगों ने जांच और जल्द निर्माण पूरा करने की मांग की है। बार-बार